हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल और स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके साथ डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगे उसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके जो भी आने वाले नेक्स्ट एग्जाम है उसमें वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सके। दोस्तों कि जैसा कि आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चाहे अभी होने वाले जो भी एग्जाम्स है, चाहे वो ग्रुप डी का आप अगर बात कर ले तो उसमें भी करंट अफेयर्स के अच्छे खासे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो अभी एनटीपीसी की CB2 एग्जाम होने वाली है तो उसमें भी करंट अफेयर्स से काफ़ी अच्छे सवाल आते रहते हैं, या आरआरबी जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में भी करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपके लिए हम पर डे यानी रेगुलर बेसिस पे जो अभी हाल ही में जो घटना होती है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स आपके सामने पेश करते हैं, ताकि आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसमें ये करंट अफेयर्स का सेक्शन आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो है इस सीरीज को शुरू करने से पहले आपके साथ एक मोटिवेशनल कोट डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ सिखा देती है। जी, जीवन में हम बार बार गलती करते हैं, लेकिन अगर उस गलती को हम अगर अच्छे से एनालिसिस कर ले तो हमें जरूर वो कुछ ना कुछ सीख दे देती है। यही कारण है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पास जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी अच्छा जो है अनुभव होता है किसी भी डिसीजन लेने का, या जो वो बोलते हैं कुछ वैसा ही हो जाता है। हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट में ये फील जरूर किए होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और उस सीखने के बाद जो है अगर कोई वही गलती दूसरा कोई करता है तो वो उसे जो है समझाते हैं कि आप जो है इसे मत करो, इसमें आपके परिणाम ऐसे हो सकते हैं। तो अगर आप अपनी गलती से सीखना चाहोगे तो आप निश्चित तौर पे जो है आपके आगे के रास्ते काफी ज्यादा आसान होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज ओन वोमेन बैडमिंटन उबर कप 2022? किस देश ने महिला बैडमिंटन का उबेर कप 2022 का खिताब जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी साउथ कोरिया या ऑप्शन डी नॉर्थ कोरिया। तो आपको बताना है कि अभी हाल ही में जो है बैडमिंटन का जो उबेर कप हुआ था, उस उबेर कप में जो है महिला बैडमिंटन के उबर कप का खिताब किस देश ने जीता है। ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, अब चलिए आपको मैं सही जवाब बताता हूं। सही जवाब है ऑप्शन सी जो है साउथ कोरिया। आपको यहाँ पे नॉर्थ कोरिया भी दिख रहे होंगे। तो ये दोनों देश अलग अलग है, तो आप कंफ्यूज ना हो, नाम को अच्छे से याद कर ले, देश के जो नाम है उसको अच्छे से याद कर ले, क्योंकि ऑप्शन में आपको ऐसे रिलेवेंट ऑप्शन आ सकते हैं। तो अभी हाल ही में साउथ कोरिया की जो वोमेन्स बैडमिंटन टीम है उन्होंने जो है उबेर कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और इस उबेर कप को जो है साउथ कोरिया ने चाइना को हरा कर जीता है। यानी इसका जो फाइनल जो खेला गया था वो बैंकॉक के थाईलैंड में खेला गया था, और ये साउथ कोरिया की दूसरी जो है ये वर्ल्ड वोमेन्स टीम टाइटल है, यानी कि उबेर कप जो है साउथ कोरिया ने दूसरी बार जीता है। पहली बार साउथ कोरिया जो है आज से 12 साल पहले उबेर कप का खिताब अपने नाम किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who have been recently appointed as an executive directors of Reserve Bank of India? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी, ऑप्शन बी सितिकांत पटनायक और राजीव रंजन, ऑप्शन सी संजीव माहेश्वरी और प्रफुल्ल पी छाजेद, ऑप्शन डी अतुल कुमार गोयल और विजय दुबे। जी, ये जो सवाल है ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन खासकर ये बैंकिंग एग्जाम्स में ये सवाल आपके आने ही आने हैं, क्योंकि ये सबसे पहली चीज है कि ये बैंकिंग टर्म से रिलेटेड है और साथ ही साथ न्यू अपॉइंटमेंट से भी रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह के जो है आपके बैंकिंग जो भी एग्जाम्स है, जैसे अभी आरआरबी की एग्जाम होने वाली है उसमें इस तरह के सवाल
आ सकते हैं। तो काफी अच्छे से इसके इंफॉर्मेशन को भी अच्छे से पढ़ ले। जो मैं यहाँ आपको इंफॉर्मेशन इसके बारे में देने वाला हूँ उसे काफी अच्छे से जो है याद कर ले, रिमाइंड कर ले, और उसे हो सके तो कहीं नोट भी कर ले। हमारा जो ऑप्शन है वो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए सही जवाब बताता हूं। सही जवाब है ऑप्शन बी, सिद्धिकांत पटनायक और राजीव रंजन। जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अभी हाल ही में जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे सिद्धिकांत पटनायक और राजीव रंजन जी की अपॉइंटमेंट की गई है। राजीव रंजन जी की बात कर ले तो इससे पहले राजीव रंजन जी मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट और जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो है ये एडवाइजर इंचार्ज रह चुके हैं। और सिद्धिकांत पटनायक की बात कर ले तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च के ये एडवाइजर के तौर पे ये काम कर चुके हैं, जिसे अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Where has the world's longest suspension bridge been opened? दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहां खोला गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी चेक रिपब्लिक या ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी जो है चेक रिपब्लिक। अभी कुछ समय पहले यानी कि कुछ दिनों पहले मैंने जो है दुनिया का पहला जो है ग्लास सबसे लंबा ग्लास ब्रिज के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन अभी हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज जो है खोला गया है। सस्पेंशन ब्रिज दोस्तों अगर हम बात कर ले तो ये ब्रिज की एक जो है टाइप्स है, जो अलग अलग टाइप के ब्रिजेस होते हैं यानी पुल होते हैं, उन्हीं में से एक है सस्पेंशन ब्रिज। इसके बारे में, इसके इंफॉर्मेशन के बारे में अभी मैं बताने वाला हूं कि सस्पेंशन ब्रिज कैसे होते हैं। और अभी हाल ही में चेक रिपब्लिक में जो है वो दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, यानी कि लोगों के लिए खोल दिया गया है। जी, ये आपको सस्पेंशन ब्रिज दिख रहे हैं, यानी ये जो ब्रिज होते हैं ये एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन के जो है रस्सियों के सहारे जो है ये ब्रिज जो है बनाए जाते हैं, यानी जिसे हम लटकता हुआ ब्रिज भी बोल सकते हैं। यानी ये झूलते रहता है, यानी इस पे मूवमेंट होते रहती है जब आप चलेंगे तो, क्योंकि इसके नीचे जो है वो बेस नहीं होते हैं, इंड में बेस होते हैं। तो अभी हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज जो है वो चेक रिपब्लिक में ओपन किया गया है। इस ब्रिज का नाम दिया गया है स्काई ब्रिज 721। आपको इसका नाम जो है कहीं नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस नाम के टर्म में भी आपके सवाल बन सकते हैं। और इस ब्रिज की अगर जो स्पैन की बात करें, ये कितनी लंबी है, दूरी की मतलब कहां से कहां तक ये ब्रिज जो है यानी कितनी दूरी को ये तय करती है, तो इसकी जो स्पैन है वो 721 मीटर्स की है, यानी रफली कह ले तो 2365 फीट की है। और जमीन से इसकी अगर हाइट देखी जाए ग्राउंड से, तो इसकी जो ग्राउंड से हाइट है वो 311 फीट यानी कि 311 फीट जो है इसकी ग्राउंड से हाइट है इस ब्रिज की। और अभी तक जो है दुनिया की ये पहली ब्रिज जो है सस्पेंशन ब्रिज लंबी बनी है, लेकिन इसके पहले जो ये टाइटल जो दिया गया था दुनिया की सबसे लंबी सस्पेंशन ब्रिज की, वो पुर्तगाल के अराउका ब्रिज को मिला था। लेकिन अब जो है अराउका ब्रिज दूसरी हो जाएगी और पहले नाम पे आ जाएगी स्काई ब्रिज 721। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has been appointed as the chairman of Bombay Stock Exchange यानी कि BSE? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एसएस मुंद्रा, ऑप्शन बी विक्रमजीत सेन या ऑप्शन सी अशोक चावला या ऑप्शन डी भास्कर बनर्जी। जी, BSE ये आप हमेशा अखबारों में या न्यूज वगैरह में पढ़ते होंगे, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश के जो है इंडिया के जो है टॉप लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज में से एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसी के चेयरमैन के रूप में अभी हाल ही में जो है इन चारों में से एक की नियुक्ति की गई है। आपको मैंने जो है ऑप्शन बता दिया है, अब सही जवाब मैं बताता हूं। सही जवाब है ऑप्शन ए एसएस मुंद्रा। जी, एसएस मुंद्रा जो है वो BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बने हैं। और अब BSE के बारे में अभी जैसा मैंने बताया कि ये इंडिया की जो है टॉप लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। और एसएस मुंद्रा जी किनकी जगह लेंगे? विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे, यानी इससे पहले BSE की चेयरमैन के रूप में विक्रमजीत सेन जो है कार्यरत थे।
और मुंद्रा जी की अगर हम जो है बात कर ले तो बीएसई में जो है इनका नाता जो है इससे पहले भी रहा है, यानी 2018 में बीएसई में इन्हें जो है पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। और अगर इनकी जो है और पीछे की जो है कार्य के बारे में बात कर ले तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं और साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है ये फॉर्मर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो ये काफी जो है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिन्हें अभी हाल ही में बीएसई के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इसे नोट आप जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has won gold in women's 50-meter rifle 3P event at ISSF Junior World Cup 2022? ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? यहां पे बात हो रही है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 की। इसमें एक इवेंट है, उस इवेंट का नाम है 50 मीटर राइफल 3P इवेंट। इस इवेंट में जो है हमारे जो भी ऑप्शन आपके सामने रखे जाएंगे उस ऑप्शन में से किन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए ऑप्शन में बताता हूं। ऑप्शन है जूली जोहानसन, ऑप्शन बी स्विफ्ट कौर समरा, या ऑप्शन सी रिदम सांगवान, या ऑप्शन डी गुरप्रीत सिंह। तो सही जवाब जानते हैं, सही जवाब है ऑप्शन बी जो है स्विफ्ट कौर समरा जी। ये जो है अभी हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में इन्होंने 50 मीटर राइफल की 3P स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। और इसकी ISSF की अगर फुल फॉर्म की बात कर ले, ये बार बार आपके जो है क्वेश्चन में आते रहते हैं ISSF, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जी। यानी कि ये शूटिंग से रिलेटेड जो है एक स्पोर्ट्स होती है, यानी एक चैंपियनशिप होती है। इस चैंपियनशिप की अभी जो जूनियर वर्ल्ड कप हुई है उसमें स्विफ्ट कौर समरा जी ने जो है अभी हाल ही में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और ये जो जूनियर वर्ल्ड कप खेली गई थी ये कहाँ पे हुई थी? जर्मनी के सूल में। और स्विफ्ट कौर समरा जी ने जो है नॉर्वे के जूली जोहानसन को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये इंडिया की रहने वाली है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस जूनियर वर्ल्ड कप में 10 गोल्ड, 12 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल के साथ जो है टोटल 25 मेडल्स अपने नाम कर चुकी है। यानी अलग अलग इवेंट में इन्होंने जो है ये मेडल अपने नाम किया है। और मेडल टेबल में जो है इंडिया ने अपना पहला प्लेस जो है बरकरार रखा है और सेकेंड प्लेस पे इटली है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अच्छा, अगले सवाल पे डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ जो है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। आपको ये करंट अफेयर से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, लेकिन आप किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि अभी हाल ही में जो है NTPC की CBT 2 होने वाली है, ग्रुप D की एग्जाम्स होने वाली है और RRB यानी बैंकिंग सेक्टर की भी एग्जाम आने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे सरकारी परीक्षा के चैनल पे भी जो है इसकी जो है प्रीवियस ईयर पेपर और इसकी एक सीरीज चलाई जा रही है, जो कि आपके सरकारी परीक्षा के चैनल पे आपको इससे रिलेटेड जो है वीडियोज मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि इस करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं उसकी वीडियो जो है पूरी देखने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको सरकारी परीक्षा के इस जो है चैनल पे आपको उससे जुड़ी जो है बेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जा रही है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यानी हमारी जो सरकारी परीक्षा एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी एग्जाम आपके आने वाले जो है नेक्स्ट डेज में है उसके लिए हम जो है आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर, उसकी सीरीज या उसकी जो टॉपिक वाइज जो है इंफॉर्मेशन हम जो है वीडियो के रूप में और टेक्स्ट के रूप में अवेलेबल कराते रहते हैं। साथ ही साथ आप हमारे प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं और क्विज वगैरह भी लगा सकते हैं, ताकि आप जो है आपकी एग्जाम में जो टाइमिंग है वो काफी अच्छा मेंटेन हो सके। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो जो हमारी रोज सुबह आती है, इस वीडियोज को देखने के बाद आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड सरकारी परीक्षा की वीडियो जरूर देखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हु हैज बिकम दी फर्स्ट फोक आर्टिस्ट टू ओपन रेड कारपेट फॉर इंडिया एट द कैंस फिल्म फेस्टिवल? कैंस फिल्म महोत्सव में भारत के लिए रेड कारपेट का शुभारंभ करने वाले पहले लोक कलाकार कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रघु दीक्षित,
ऑप्शन बी भज्जू श्याम, ऑप्शन सी चित्रा सिंह या ऑप्शन डी मामे खान। दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे के सारे इंडिया के बहुत ही फेमस फोक सिंगरों में से एक है। लेकिन अभी हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फिल्म में जो है भारत के लिए जो रेड कारपेट का शुभारंभ जो है इनमें से एक लोक कलाकार ने किया है। तो चलिए सही जवाब मैं आपको बताता हूं। सही जवाब है ऑप्शन डी जो है मामे खान। जी, अभी हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो फ्रांस में किया जा रहा है। इसमें अलग अलग देशों के जो भी सेलिब्रिटीज है वो हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी में से जो है हमारे भारत की कुछ सेलिब्रिटी भी वहां पे पहुंची हैं और भारत के जो भी सेलिब्रिटी अपने देश को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस फिल्म के लिए जो रेड कारपेट का जो शुभारंभ किया गया है वो मामे खान के द्वारा किया गया है। ये एक राजस्थानी फोक सिंगर है और अभी जो है इस कांस फिल्म फेस्टिवल में ये पहली बार हुआ है जब किसी भारत के फोक सिंगर ने जो है रेड कारपेट का जो है शुभारंभ किया है। और ये एक प्लेबैक सिंगर भी है। इन्होंने कई सारे मूवीज वगैरह में भी इन्होंने अपनी आवाज़ दी है, जैसे लक बाई चांस में इन्होंने जो है अपनी आवाज़ का जादू भी खेला है। साथ ही साथ नो वन किल्ड जेसिका मूवीज में भी इन्होंने अपनी आवाज़ दी है और सोन चिड़ैया मूवीज में भी इन्होंने अपनी आवाज़ दी है। और कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को जो है कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान भी दिया गया है। ये पहली बार है जब किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है और इंडिया हमारा जो है विश्व का पहला ऐसा देश बना है जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान पाया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन पेसर टू टेक 250 T20 विकेट्स? 250 T20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी उमरान मलिक या ऑप्शन डी ईशांत शर्मा। तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह। क्रिकेट के तो सभी प्रेमी होते हैं, आप भी जरूर देखते होंगे क्रिकेट और बुमराह जी को तो आप सभी जानते होंगे क्योंकि ये अपने स्टाइल के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन यहां बात हो रही है भारतीय तेज गेंदबाज की, यानी कि अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है। इस आईपीएल का जो फॉर्मेट है वो T20 फॉर्मेट है, यानी कि 20 ओवर की जो है एक पारी की गेम खेली जाती है। तो इस T20 फॉर्मेट में 250 विकेट लेने वाले ये पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, जसप्रीत बुमराह। यहां पे जो बात हो रही है वो तेज गेंदबाज की हो रही है, ना कि स्पिनर की हो रही है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और जो मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। जसप्रीत बुमराह जो है वो T20 फॉर्मेट में 250 विकेट लेने वाले सबसे पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। और बुमराह ने जो ये अचीवमेंट हासिल की है वो अभी जो ऑनगोइंग आईपीएल है उसकी 65 नंबर की मैच में की है, जिसका जो है आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। और इनके बाद जिनका नंबर है वो है भुवनेश्वर कुमार। इन्हें भी आप सब जानते होंगे, ये भी जो है तेज गेंदबाजों में से एक है भारत के। और भुवनेश्वर कुमार T20 फॉर्मेट में जो है अभी तक 223 विकेट इन्होंने लिया हुआ है। और जो है इस तरह बुमराह जो है भारत देश के 5th इंडियन बॉलर बन गए हैं जिन्होंने T20 में 250 विकेट लिए हैं। इससे पहले जो है बुमराह से पहले भारत में 4 ऐसे स्पिनर हैं जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 250 विकेट ले रखे हैं या उससे ज्यादा विकेट ले रखे हैं। लेकिन पहला तेज गेंदबाज की अगर बात हो रही है तो वो बुमराह है, यानी जसप्रीत बुमराह। और 4 जो स्पिनर जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 250 से ज्यादा विकेट लिए हैं वो है रविचंद्रन अश्विन, यजुवेंद्र चहल, पीयूष चावला और अमित मिश्रा। ये सारे के सारे स्पिनर बॉलर है भारत के। लेकिन यहां आपको जो बात हो रही थी वो हो रही थी पेस बॉलर की। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who had become first non-Nepalese to scale Everest 16 times? 16 बार एवरेस्ट फतह करने वाले पहले गैर नेपाली कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्क बटार्ड, ऑप्शन बी क्लेयर स्लेटर या ऑप्शन सी केंटन कूल या ऑप्शन डी डेव हैम। तो सही जवाब मैं आपको बताता हूं। सही जवाब है
केंटन कोल। जी, केंटन कोल ये पहले ऐसे नॉन नेपालीज पर्सन है, यानी जिसे हम फॉरेनर बोल सकते हैं, जिन्होंने जो है 16 बार माउंट एवरेस्ट पे फतह पाया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये ब्रिटेन के, यानी कि ये एक ब्रिटिश माउंटेनियर है। केंटन कोल ब्रिटिश माउंटेनियर के तौर पे इन्होंने सिर्फ माउंट एवरेस्ट पे ही जो है फतह हासिल नहीं किया है, ये पहले ब्रिटिश माउंटेनियर है जिन्होंने माउंट नुत्से, माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पे भी इन्होंने फतह हासिल किया है। तो अगर हम जैसे माउंट एवरेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है तो काफी ज्यादा लोगों ने जो है इस एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, लेकिन सबके नाम हम याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे यूनिक जो है पर्सन होते हैं जो है जिनका नाम हमें याद करना या उनसे जुड़ी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हाल ही में अभी नेपाल के जो है एक माउंटेनियर ने माउंट एवरेस्ट पे 24 बार चढ़ाई की है। आपको हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि उनका नाम क्या था। इससे पहले बहुत सारे माउंटेनियर भी जो है वो माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई किया है, बहुत सारे फॉरेनर ने भी चढ़ाई किया है, लेकिन यहां बात हो रही है 16 बार की, यानी 16 टाइम्स की। तो 16 टाइम्स माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले ये सबसे पहले फॉरेनर बन गए हैं। इनका नाम है केंटन कोल, याद रखिएगा। और ये कहां के हैं? ब्रिटेन के। और अगर और भी फॉरेनर की बात करें जिन्होंने जो है इनसे रिलेटेड यानी कि ऐसा ही कुछ कारनामा किया है, तो एक अमेरिकन माउंटेनियर है जिनका नाम है डेव हैन। इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट पे 15 बार चढ़ाई कर रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा बार जिस फॉरेनर ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया है वो है केंटन कोल, जिससे जो है अभी हाल ही में जो है इन्होंने इतिहास रच दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has been appointed as non-executive chairman of ग्राम उन्नति? ग्राम उन्नति के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनीश जैन, ऑप्शन बी राजीव कंसल, ऑप्शन सी सुनील ताराचंद कला, ऑप्शन डी सुनील अरोड़ा। ग्राम उन्नति और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात हो रही है, तो इनमें से जो है किसे बनाया गया है, चलिए जानते हैं। सुनील अरोड़ा जी को जो है ग्राम उन्नति के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ग्राम उन्नति क्या है? तो ग्राम उन्नति जो है ये भारत की पहली फुल स्टैक एग्रीकल्चर वैल्यू चेन सर्विसेज है, जिसके अभी जो है चेयरमैन कौन बने हैं? तो सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा जी की बात कर ले तो ये हमारे भारत देश के जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, और इन्होंने जो है 2 मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी की भूमिका भी निभाई है। वो मिनिस्ट्री कौन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग यानी कि आईबी मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि MSDE। यानी इस मिनिस्ट्री में इन्होंने जो है सेक्रेटरी के तौर पे भी काम किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which of the following private insurer has launched India's first dental health insurance plan? निम्नलिखित में से किस निजी बीमाकर्ता ने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अविवा लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन बी सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन सी PNB मेटलाइफ, या ऑप्शन डी ICICI प्रूडेंशियल। जी, यहाँ पे जो है हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है। आपने इसके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन सुना होगा, लेकिन अभी हाल ही में इंडिया का पहला एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है जिसमें डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस को कवर किया गया है। और ये इंश्योरेंस जो है इनमें से किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? चलिए मैं आपको सही जवाब बताता हूँ। सही जवाब है PNB मेटलाइफ, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की मेटलाइफ जो बीमा इंश्योरेंस कंपनी है, उनके द्वारा जो है भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। और इस बीमा योजना में जैसा कि और हेल्थ से रिलेटेड बीमा योजना में फैसिलिटीज दी जाती है कि जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको जो है कुछ जो है बाहर में जो भी खर्च होते हैं हॉस्पिटल में उसके एक्सपेंसेस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक उसी तरह अगर आपके दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो जब आप जो है इस बीमा इंश्योरेंस को ले रखे हो तो आपको भी जो है आउट पेशेंट एक्सपेंसेस या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जा रही है। और PNB मेटलाइफ ने इसके लिए
जो है कम से कम 340 प्लस डेंटल क्लिनिक के साथ इन्होंने जो है समझौता किया है, जिसमें भारत देश के बहुत ही फेमस डेंटल क्लिनिक क्लोब डेंटल और सबका डेंटिस्ट भी जो है शामिल है। और अगर हम जो है पीएनबी मेटलाइफ की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वो 2001 में की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिए। दोस्तों ये थे हमारे कुछ आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं या इसकी एक जो है वन लाइनर इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं या इससे जुड़ी किसी भी तरह की जो है क्विज अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप हमारे sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया चैनल से जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जैसा कि हम सब ये सब चलाते हैं, तो इस सोशल मीडिया पे भी हम जुड़े हुए हैं। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि करंट अफेयर्स जैसा मैंने बताया कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो उनके साथ ये इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कर दे ताकि जो भी डेली करंट अफेयर से रिलेटेड मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं वो भी उस इंफॉर्मेशन को गेन कर सके। और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, जिस चैनल का नाम है सरकारी परीक्षा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारी जो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की वीडियोज हो, चाहे वो किसी भी पीवाईपी से रिलेटेड वीडियो यानी प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोज हो या डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोज हो, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आप अपने एग्जाम की तैयारी में भरपूर एनर्जी के साथ अपने एग्जाम की ओर आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।